हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं जो ये सीरीज चला रहा हूँ ये पॉलिटी का सीरीज है और अब तक मैं ये पांचवा सीरीज आपके सामने लाया हूँ। ये मैं फंडामेंटल राइट का पांचवा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। जो अब तक नहीं देखे हैं वो 3 वीडियो देख लें। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि ये पूरी कंप्लीट सेशन देखें ताकि ये ज्ञानवर्धन हो। साथ साथ आने वाले जो एग्ज़ाम में टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, इससे आपको पूरी के पूरे टॉपिक, पूरे के पूरे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। और ख़ासकर ये बात है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एवरीवन, दोस्तों, मैं अपने इस टॉपिक पर बात करने से एक छोटा सा दरख्वास्त करूंगा कि अभी तक जो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर कोई भी वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। ये है एक यूपीएससी के एक अच्छा बुक से है। ये बुक का नाम है लक्ष्मीकांत महोदय जो है एक अच्छे तरीके से संविधान को, जो उन बच्चों के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी में जो है यूपीएससी की तैयारी में जो है वो देना चाहते हैं, या प्री हो या मेंस हो, उसमें एक अच्छे कंसेप्ट को उसको समझ में आएगा। साधारण से व्यक्ति को भी समझ में आएगा। जो आम नागरिक है वो भी इसे साधारण तौर पर समझ सकता है। तो दोस्तों, उसके बाद में मैं भी उस पर डिटेल एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। इसलिए ये ताकि आप हमारे साथ जो अधिक से अधिक जो श्रोता जुड़े हुए हैं या स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, या जो इससे कोई यूपीएससी से या पीसीजे से या अदर स्टेट एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, वो कॉमन सेंस रखते हैं या उसे संविधान जानने की जिज्ञासा है, उनका भी हमारे इस चैनल में स्वागत है। अब बात करता हूँ शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। मैंने फ्रीडम को बता चुका हूँ और फ्रीडम के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता चुका हूँ। अब बात करते हैं शांतिपूर्वक जो है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता की बात करता हूँ। यानी कि किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। यानी किसी भी नागरिक को बिना हथियार शांतिपूर्वक संगठित होने का क्या है, अधिकार है। इसमें शामिल है सार्वजनिक बैठने में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन, यानी सार्वजनिक तौर पर जो है बैठक में जो है इन्हें जो है पार्टिसिपेट लेने का अधिकार है और प्रदर्शन करने का भी अधिकार है। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार से किया जा सकता है। यानी अगर आप स्वतंत्र जो है किसी भी अगर स्टेट की पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या कोई लॉ बनाया गया है या बिल लाया गया संसद में, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी प्रोटेस्ट क्या है, प्रोटेस्ट का दायरा रख दिया गया कि आप हथियार लेकर जो है प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, या किसी अग्नि जो है हथियार लेकर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। कोई आगजनी ना हो जाए, कोई शांतिपूर्वक भंग ना हो जाए, इस तरह पर ये जो प्रोटेस्ट किया जाता है। अब खासकर जो है धारा 144 और जो है 144, 107 और उसके बाद में 151, ये सारी चीज़ें जो है सीआरपीसी में बताए गए हैं। उसके बाद में आपको आईपीसी में बताए गए हैं 141 से लेकर जो है 141 से 147 से 150 से 352 है। ये तमाम चीज़ जो सेक्शन हैं ये इससे रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं कि ये व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन और सार्वजनिक शांति को भंग के लिए नहीं है। यानी आपको याद होना चाहिए इसका जो संदेश है कि हम जो हमारे भारत में जो है भारत पहले आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ाद होने से पहले जो है हमारे जो नरम दल, गरम दल, लिबरल और जो है जो लिबरल पार्टी की जो है विचारधारा के जो थे, जैसे महात्मा गांधी हैं, एमजी गांधी, उसके बाद में उनके जो है गुरु बिमेश चंद्र बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे चीज़ जो नेता थे वो तो जो है पूरे के पूरे तरीके से उदारवादी व्यक्ति थे। इस आधार पर उन्होंने अपने जो है सार्वजनिक तौर पर या जो भी कोई प्रोटेस्ट कर रहे थे वो शांतिपूर्वक करते थे। अपनी बात या जे देश की समस्याओं की, देश की जनता की समस्याओं, या अंग्रेज उन पर कुप्रशासन करता था या शोषण करता था, तो दबी हुई आवाज़ को वो सरकार के माध्यम से रखते थे। यही वो हथियार है जो हथियार शांतिपूर्वक सम्मेलन का शांतिपूर्वक आंदोलन करते थे। आज देश को आज़ादी इन शांतिपूर्वक तरीके से मिली हुई है। एक मिनट।
फिर उसके बाद में मैं बात करूँगा कि ये पॉइंट है जो है, अब इसमें ये कहा कि पॉइंट ये जो है, ये है व्यवस्था, हिंसा, अव्यवस्था, गलत ढंग, संगठन या सार्वजनिक शांत भंग के लिए नहीं है। यानी आप उसमें हिंसा, अव्यवस्था, गलत ढंग या सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं, ये अधिकार हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है। आपने देखा होगा कि हाल ही में जो है CAA पर जो है क्या नाम है, पूरे देश में बंद का आंदोलन चला, पूरे देश में कहीं कहीं हिंसा हुई, कहीं कहीं झड़प हुई, कहीं कहीं आगजनी हुई, कहीं कहीं सरकार की सारी प्रॉपर्टी जो है, क्या सरकार की सारी प्रॉपर्टी को नष्ट किया गया, कहीं कास्टिज्म हुआ है। इसके बाद में ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के यूपी के गवर्नमेंट जो चीफ जस्टिस, जो यूपी के गवर्नमेंट के जो है माननीय योगी आदित्यनाथ ने इसको जो है मतलब बहुत ही गहन से संज्ञान लिया और कहा उपद्रवी जो हैं, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हैं, जो व्यक्ति अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनकी दोषी पाने पर जो है उनके संपत्ति से जो है पूरे पैसे की भरपाई की जाएगी, जो नुकसान हो उन्हीं से भरपाई कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए तो ये जो फैसला, जो स्टैंड लिया गया है, ये स्टैंड इसलिए लिया गया कि आप CAA का विरोध, CAA का आप जो सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं, लेकिन वो शांतपूर्वक तरीके से करते हैं। अब शांतपूर्वक तरीके से क्या है, अगर सरकार उसमें जो है इंटरफेयर करती है या सरकार की पुलिस भी इंटरफेयर करती है, पुलिस का जो रवैया है वो क्या नाम है, और जो लोग शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें जो है मित्रवतपूर्ण संबंध बनाकर उसमें जो है उग्रता संबंध बनाते हैं, जो ताकि उग्र में आकर जो है एक दूसरे के जो है चिंगारी में चिंगारी मिलाकर वो एक धधक से जल जाती है। और जलने के बाद में ये होता है कि पुलिस ने अपने सही तरीके से कार्य किया। जो लोग बैठे थे वो उपद्रवी थे, वो लोग बैठे थे, जो लोग सम्मेलन कर रहे थे वो क्या नाम है देश को साथ नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तो एक तरह से उन ऊपर थोपना कि वो लोग गलत थे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये पूरे के पूरे तरीके से ये जो है ये जो इंक्वायरी का विषय है, ये जांच का विषय है, इस पर ये डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि स्टेट उसमें कोई फेल नहीं हुआ है। कभी कभी न्याय के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो स्टेट की जो मशीनरी है, स्टेट की जो इन्वेस्टिगेशन जो आयु है या क्या नाम है, तमाम जो गुप्त सूचना स्टेट को देती है, कहीं ना कहीं उनकी मशीनरी फेल होती है। या आप देख लीजिए दिल्ली के जो दंगे हुए हैं, दिल्ली के जो दंगे में कपिल मिश्रा ने जो है क्या नाम है कहा कि अगर आप 24 घंटे में नहीं हटा सकते, अगर ये क्या नाम है CAA का प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं अगर 24 घंटे में नहीं हटाएंगे तो कुछ और हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनका संकेत है कि 24 घंटे में आपको हटाना होगा। तो इस तरीके से जो गलत तरीके से किया जा रहा है, बयानबाजी भी दिया जा रहा है, तो वो तरीके से जो आप हिंसा के जो ग्राउंड नहीं ले सकते हैं, ये ग्राउंड केवल उन व्यक्तियों के पास जो प्राप्त है, जो संविधान का अधिकार है कि आप अपना जो है बात रखें, अपनी बात जायज तरीके से रखें, बिना हथियार से रखे। वहाँ किसी तरीके से कोई अग्नि ऐसा हथियार न रखे जो क्या नाम है पेट्रोलिंग हो या क्या नाम है ज्वलनशील पदार्थ हो, ये पूरे अगर वो सभा में पाया जाता है तो इलीगल सभा होता है। अब जैसे कि क्या नाम है, एक आपने सुना होगा कि मथुरा में केस हुआ था, मथुरा में रामवृक्ष यादव का केस बड़ा फेमस था। वहाँ पर क्या है कि कई व्यक्ति जो वहाँ पर गए और क्या नाम है पुलिस कई बार उनको नोटिस दी कि ये जगह है, ये सरकारी जगह है, इस जगह को, इस लैंड को जो है आप कुछ दिन में खाली कर दें। खाली करने के बाद में ये हुआ कि वहाँ के लोग जो है अपनी संस्था स्थापित करना चाहते थे। फिर क्या हुआ, जो पुलिस ने ड्यू प्रोसीजर के तहत जो है कार्रवाई की और ड्यू प्रोसीजर के तहत कार्रवाई की कि रामवृक्ष के सारे जो एक तरीके से कई गुंडे लोग थे, वो गुंडे जो है देश के जो सिपाहियों के ऊपर हमला किया गया, कई सिपाही जख्मी हो गए, कई सिपाही को जान खोनी भी पड़ी। तो इस तरीके से वो इलीगल तरीके से वो लोग बैठे थे, इलीगल तरीके से वो जमीन नहीं खाली कर रहे थे। तो ये कहीं कहीं किया जाता है किसी तरीके से, ये क्या नाम है, कोई जुलूस लंबी जा रही हो, जुलूस जाने के पश्चात क्या होता है, पुलिस का काम होता है कि जो है शांति व्यवस्था स्थापित करना और किसी तरीके से कोई बात को मनाने के लिए जो है उसके मित्रवत संबंध आपस में लोगों को बुला के मित्रवत संबंध स्थापित करना, और हो सके तो ये कोशिश होता है कि फ्रेंडली तौर पर मामले को निपटारा करा दिया जाए। कोशिश ये रहती है स्टेट की, अगर कोशिश न होने पर होती है जो प्रोसीजर होती है CRPC के 129 होती है, उसके बाद में
130 होती है, उसके बाद में प्रोसीजर में जो आप तत्काल मजिस्ट्रेट और 144 लगा देता है, ये अलग अलग प्रोसीजर लगा देता है, ये ग्राउंड हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि अब बात करते हैं राज संगठित होने के अधिकार पर 2 आधार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। यदि भारत की एकता व अखंडता, सार्वजनिक आदेश सहित क्षेत्रों में यातायात के या भारत की एकता की बात करें, अखंडता की बात करें एवं सार्वजनिक आदेश जो है, जो सार्वजनिक आदेश दिए गए हैं उससे संबंधित क्षेत्र में यातायात का नियंत्रण हो, यानी अब आने जाने का कोई रास्ता हो। अब मान लीजिए कि हजरतगंज में जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा हो, अब हजरतगंज के जो रोड है उस रोड से तमाम जो है यात्री भी गुजर रहे हैं, किसी को ऑफिस में जाना है, जो सरकारी ऑफिस है, सचिवालय भी है, कई सचिवालय भी हैं, उसके रास्ते में बाधा पैदा करना, उनके कार्यों को बाधा करना। उसके बाद में कोई एम्बुलेंस जा रही है या कोई बीमार व्यक्ति जा रहा है, उसको सही तक समय पर पहुंचना है, फिर आप लोग यहाँ पर जब रोड जाम करके रखेंगे तो क्या होगा? रोड जाम करके ये कहीं भी किसी भी जगह पर जो बहुत जरूरी है रोड जाम के रखना, तो उस पर क्या है, यातायात को आप बाधित करते हैं तो आपको जो है पुलिस रोक सकती है। अब उसके बाद ये कहा कि आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 1973 के तहत न्यायाधीश किसी संगठित बैठक के किसी व्यवधान के खतरे में के तहत रोक सकता है। जो वहाँ का एजुकेटिव मजिस्ट्रेट होता है, 144 जो है उसे एप्रीहेंशन हो सकता है कि किसी न्यूसेंस हो सकता है, अर्जेंट न्यूसेंस हो सकता है, उस न्यूसेंस के अकॉर्डिंग जो है एक ऑर्डर पास करेगा। वो ऑर्डर जो है 2 माह तक जो है वैलिड रहती है, उसके बाद अपने आप ही वो क्या नाम है सस्पेंड हो जाती है वो ऑर्डर। इसलिए कहा गया है कि एक प्रोसीजर के तहत 244 लागू किया जाता है, और क्या होना चाहिए उसके साथ, 144 के साथ कुछ मटेरियल्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 144 जब मन में आया जब थोप दिया तो तुगलकी फरमान है, ये तुगलकी फरमान नहीं, कुछ उसके प्रमा फेसाई कुछ मटेरियल्स होना जरूरी है, तभी 144 लगाया जाता है। इसे रोकने के आधार पर मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन व्यवधान के दंगा भड़काने का खतरा भी होता है। यानी अगर न किया जाएगा तो मानव जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है, स्वास्थ्य हेल्थ के लिए खतरा हो सकता है, सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, पब्लिक प्लेस के लिए खतरा हो सकता है, जीवन में जो है ऑब्स्ट्रक्शन या कि राइट हो सकता है, या क्या नाम है किसी भड़काने का खतरा भी हो सकता है। तो ये बात करता है भारतीय दंड संहिता की धारा 141 यानी आईपीसी के जो 141 के तहत 5 या 5 से अधिक लोग जो है संगठन गैर कानूनी हो सकता है। या पहली बात कहते हैं किसी भी कानूनी प्रक्रिया को अवरुद्ध हो, या कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा हो, यानी कुछ लोगों की संपत्ति है उस पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया हो, किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो, यानी किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी से काम के लिए दबाव और सरकार या उसके कर्मचारी उनकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु व्यवधान। अब ये बात है जो हमने जो है क्या कहा कि ये पहला पॉइंट जो था आपके सामने जो है, ये पॉइंट क्या था, पॉइंट शांतिपूर्ण सम्मेलन के अधिकार की बात किया गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो पॉइंट थे संगम या संघ बनाने के अधिकार की बात करते हैं। अब बात करते हैं संगम या संघ बनाने का अधिकार। ये जो है संगम या संघ बनाने के अधिकार की बात करते हैं। सभी नागरिक को सभा, संघ अथवा सहकारी समिति गठित करने का अधिकार होगा। इसमें शामिल है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी, साझा फर्म, समिति, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन के लोग या अन्य कोई इकाई बनाने का अधिकार। ये नहीं केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है, वरन उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। या इसके अतिरिक्त यह संगम या संघ बनाने के में उसमें शामिल होने के नकारात्मक अधिकार को भी शामिल किया गया है। यानी जो है इसमें यह कहा गया है कि सभी नागरिक को जो है सभा, संघ अथवा सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार होगा। ठीक है, इसमें शामिल है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, जो राजनीतिक दल है वो बनाने का अधिकार, कंपनी बनाने का अधिकार, पार्टनरशिप यानी साझा फर्म बनाने का अधिकार, समितियां कमेटियां बनाने का अधिकार, क्लब बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, व्यापार संगठन या लोगों के अन्य इकाई बनाने का अधिकार है। ये नहीं केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है, वरन वो नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। उन्हें जो है
क्या है, नियमित तौर पर संचालित करने का भी अधिकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त संगम या संघ बनाने उन्हें उसमें शामिल होने के नकारात्मक अधिकार को भी शामिल करता है। इस अधिकार का भी जो राज्य द्वारा युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके आधार पर क्या है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत की एकता एवं संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश एवं नैतिकता, इन पर प्रतिबंध का आधार है कि नागरिकों को कानूनी प्रक्रियाओं के तहत कानून के समस्त उद्देश्यों के लिए संगम या संघ बनाने के अधिकार है। तथापि यह संगम स्वीकारोक्त मूल अधिकार क्या है, स्वीकारोक्त जो है मूल अधिकार नहीं है। क्या है, मूल अधिकार नहीं है। अब इस मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था दी कि श्रम संगठन को मोल भाव करना, हड़ताल करने एवं तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी जो न्यायालय ने ये व्यवस्था की गई, जो श्रमिक हैं उनका संगठन का जो है उससे आप मोल भाव नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद में कहा कि आप तालाबंदी या हड़ताल जो है नहीं करने का अधिकार नहीं है, ये मूल अधिकार में शामिल नहीं है। हड़ताल के अधिकार को युक्त जो है औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित करता है। यानी रणधीर वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के तहत में कहा कि हड़ताल करने कोई अधिकार नहीं है। आबाद संचरण की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक के देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्रदान करती है। यानी ये स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्रदान करती है। वो स्वतंत्र पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य या एक राज्य से दूसरे स्थान पर संचरण कर सकता है, यात्रा कर सकता है, जा सकता है, रह सकता है, वहाँ का आबोहवा ले सकता है, वहाँ व्यापार कर सकता है। किसी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगी। यह अधिकार है इस बात को बल देता है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक है। यानी ये यहाँ पर आपको जो है एम्फासाइज करता है और जोर देता है कि यह अधिकार जो है इस बात का जो है अवलोकन करता है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए भारत एक है, भारत ओनली एक है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना, न कि संकीर्णता करना। जो इसका उद्देश्य है कि राष्ट्र की सेवा को, राष्ट्र के जो सोच को है उसे बढ़ावा देना होता, न कि संकीर्णता करना। आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश या बिहार के जो श्रमिक होते हैं, महाराष्ट्र में जाकर जो है अपना जीवन यापन करते हैं, वहाँ कारोबार करते हैं, लेबर करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वहाँ के जो लोकल पार्टी होती है वो बार बार ये स्टेट को धमकाती है कि जो इस स्टेट में वो लोग नहीं आ सकते हैं, उत्तर भारतीय लोग यहाँ की आवश्यकता है महाराष्ट्र में, और कई दंगे करते हैं उनको यहाँ रहने के लिए। तमाम ऐसे जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें डिस्टर्ब भी करते हैं। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से अगर रोका जाता है, उन्हें जो है अवट्रस्ट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये संकीर्णता की विचारधारा हो जाती। तो इसलिए जो है वो लोकल पार्टी है या रूलिंग पार्टी वहाँ की है, इन्हें किसी तरीके से रोक नहीं सकती है, क्योंकि भारत एक है। एक व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, जा भी सकता है। यानी आबाद संचार की उसकी पूरी तरीके से फ्रीडम, और यही इस बात की फ्रीडम देती है। और इस फ्रीडम की गारंटी के जो है रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ये बात को जान लीजिए। अब उसके बाद में कहा कि इस स्वतंत्रता पर क्या है, इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के दो कारण हैं। पहला, आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति सुरक्षा हित जो है कि इस पर जो है रोक सकते हैं। उसके दो रीजन दिए हैं कि आम लोगों के हित पर या किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या के हित पर, जनजातीय क्षेत्र से बाहर के लोगों को प्रवेश या उनकी विशेष संस्कृति या भाषा रिवाज जनजातियों के प्रावधान के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी आप जो है वो जंगलों में रहते हैं या उनका अपना विशेष प्रिस्क्राइब कर लिए हैं, उनके इलाके में आप जाते हैं, उनकी कल्चर जो है ख़तरे में आ जाती है, उनकी रिवाज भी ख़तरे में आ जाती है, उनकी संस्कृति भी खतरे में आ जाती है। उनके आप देखते नहीं है क्या है कि खासकर अगर देखा जाए एसटी और शेड्यूल कास्ट जो एसटी ट्राइबल एरिया है, वहाँ कई जगह जो खनिज भी है, जंगल भी है,
और वहाँ पर जो है व्यापारी जो है सॉरी जो बड़े बड़े कंपनियां लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं किया गया है, उनके साथ जो है जस्टिस नहीं हुआ है, और उन्हीं के साथ जो है, और संविधान इस बात की गारंटी देती है कि उनके जगह पर जो है स्टेट प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन जो नक्सल आज पैदा हुए हैं, चाहे वो नक्सल जो है जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, और उसके बाद में क्या नाम है, कुछ भाग उड़ीसा का है, कुछ भाग आंध्रा का है, तो ये सारे चीज़ में जो है शेड्यूल एसटी भी रहते हैं। तो उनके जो है ज़मीनों को हड़पा गया और उनके ज़मीनों पर क्या नाम है फैक्ट्रियाँ भी लगाई गई। तो कहीं ना कहीं इनकी रिवाज, इनकी भाषा, इनकी संस्कृति को जो है टेम्पर्ड किया गया स्टेट द्वारा। इसलिए जो है इनकी जो है आज वो नक्सली तौर पर भी बन चुके हैं, कई देश को नुकसान भी, कई बड़े बड़े घटनाएं भी कर चुके हैं, अंजाम भी दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जगह पर अगर आप बाधा करेंगे, उनकी जंगलों को काटेंगे, उनको रहने की जो जगह है उसे जो है डिस्टर्ब करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है, और संविधान इस बात की उनको गारंटी भी देती है कि स्टेट प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन आप इसका जो है प्रेजेंट टाइम में जो इसका इफेक्ट दिखाई देता है, होता क्या है, ताकि उनका शोषण न हो सके। होता क्या है, उनका शोषण होता है। तो उल्टा है, यहाँ पे जस्ट उल्टा है। उच्चतम न्यायालय ने इसमें व्यवस्था दी कि किसी वेश्या के संचालन करने का अधिकार सार्वजनिक तौर नैतिकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी एक सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था, क्या नाम है, बम्बई के केस में क्या है, वो दुष्चरित महिला थी, उसकी जो है व्यापार का कारोबार था, वेश्या थी। तो कोई भी उसको क्या नाम है, वो जो रात हो या दिन हो, कोई भी दरवाजे पर जो चले जाता था, तो कहीं ना कहीं उसकी जो है राइट टू क्या नाम है, प्राइवेसी की जो राइट है, कहीं ना कहीं इसकी जो फ्रीडम है, कहीं ना कंटेंट होती थी, कंट्राडिक्ट करती थी। तो इस तरीके से ये कहा गया कि जो है उनको भी एक जो है राइट टू लाइफ डिग्निटी का है, राइट टू लाइफ लिबर्टी का है, राइट टू लाइफ जस्टिस का है, राइट टू लाइफ सोशल जस्टिस का है, तो उनको भी प्रोटेक्ट करता है। बम्बई उच्च न्यायालय ने एडिस पीड़ित व्यक्ति को संचारक के प्रतिबंध के लिए वैध बताया। ठीक है, बम्बई उच्च न्यायालय ने क्या है, न्यायालय ने एडिस पीड़ित व्यक्ति को संचारक पर प्रतिबंध को वैध बताया। एक आया था, इसमें भी केस आए थे। और उसके बाद में कहा संचालक के स्वतंत्र दो भाग हैं, आंतरिक यानी आंतरिक देश की निर्बंधन संचालन, बहन देश के बाहर घूमने का अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार अनुच्छेद 19 मात्र पहले के भाग की ही रक्षा करता है। दूसरे भाग में 21 पाठ दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करता है। अब बात करता है निवास का अधिकार, या निवास के अधिकार की बात करता है। हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस अधिकार को भाग ए, देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार। इसका तात्पर्य ये है कि कहीं भी अस्थायी रूप से रहना, देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार है। इसका तात्पर्य है वहाँ घर बनाना एवं अस्थायी रूप से बसना। और उसके बाद में ये अधिकार देश के अंदर कहे जाने वाले आंतरिक अवरोधों को समाप्त करता है। ये राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है और संकीर्ण मानसिकता को महत्व प्रदान नहीं करता है। यानी ये अधिकार देश के अंदर कहे जाने के आंतरिक अवरोधों को समाप्त करता है, और ये राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता और संकीर्ण मानसिकता को महत्व प्रदान नहीं करता है। राज्य इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध के दो आधार लगा सकता है। पहला क्या है, विशेष रूप से आम लोगों के हित और अनुसूचित जनजातियों के हित, जो है विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के हित, जनजातीय क्षेत्र में उनकी संस्कृत भाषा की और रिवाज के आधार पर बाहर लोगों पर प्रवेश या प्रतिबंध किया जा सकता है। देश के कई भागों में जनजाति अपनी जो है देश की कई जनजातियां अपनी संस्कृति संरक्षण या संवर्धन हेतु रीति रिवाज से नियम कानून बनाने का अधिकार है। जैसे नागालैंड जो है, मिजो है, मेघालय है, तो असम है, त्रिपुरा है। तो इन सब जगह पर जो है इसके लिए अपने संस्कृति संरक्षण के लिए तो वहाँ पर जो है विशेष रोक लगा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों में लोगों को घूमने पर प्रतिबंध लगाया है, जैसे वेश्या, पेशावर अपराधी। अब जो है जैसे उच्चतम न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों को लोगों की घूमने पर प्रतिबंध लगाया है, जैसे वेश्या या पेशावर अपराधी। उपरोक्त में से प्रावधान से यह स्पष्ट है कि निवास करने का अधिकार या घूमने का अधिकार कुछ विस्तार भी किया जा सकता है।
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यवसाय आज की स्वतंत्रता क्या है? कारोबार की स्वतंत्रता, यानी सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय करने का या पैसा अपनाने का, व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार बहुत ही विस्तृत है क्योंकि ये जीवन निर्वाह हेतु आय से संबंधित है। राज्य सार्वजनिक हित में इसका प्रयोग युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार है कि वो क्या है, किसी पेशे व्यवसाय के लिए पेशेगत तकनीकी योग की जरूरत ठहरा सकता है। किसी व्यापार व्यवसाय उद्योग सेवा या पूर्ण आंशिक रूप से सेवा जारी कर सकता है। इस प्रकार से राज्य की किसी व्यापार व्यवसाय उद्योग या अपना एकाधिकार हो जाता है, तो प्रतियोगिता में आने वाले व्यक्तियों को राज्य के लिए एकाधिकार को नियोजित ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अधिकार में कोई नैतिकता के शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं या बच्चों के दुरुपयोग या खतरनाक हानिकारक औषधियाँ, विस्फोटक आदि व्यवसाय राज्य इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकती है। इनके संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकती है। अब दूसरी बात करता है अपराधियों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण। अब ये सेक्शन क्या है, जो है 20 की बात आर्टिकल 20 की बात करती हैं। आर्टिकल 20 में कहता है कि किसी भी अभियुक्त को दोषी करार व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी कंपनी परिषद कंपनी व्यक्ति का हो, उसके विरुद्ध मनमाने एवं अतिरिक्त दंड की सुरक्षा प्रदान करता है। यानी यहाँ जो है किसकी बात कही गई? अभियुक्त हो, पहली बात किसकी बात कही? अक्यूज की बात की। दोषी या कन्विक्ट की बात कही, जो न्यायालय द्वारा करार हो चुका हो या विचाराधीन हो, चाहे वो नागरिक हो, क्या हो, चाहे वो सिटीजन हो या क्या हो, विदेशी हो, या कंपनी व परिषद की कानूनी व्यक्ति हो, लीगल पर्सन हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण का प्रदान करता है। यानी आर्टिकल जो है मनमाना से रोकता है और अतिरिक्त दंड प्रदान करने से रोकता है। इसके 3 व्यवस्थाएं हैं। पहला व्यवस्था यह है कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक से दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित हो, किसी प्रविध विधि के अधीन विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो। पहली बात है विधि का अतिक्रमण न किया गया हो, उससे अधिक सख्त का भागी ना हो, जो उसने अपराध के लिए किए जाने के समय प्रविध विधि के अधीन आरोपित की जा चुकी हो, यानी उससे अधिक पावर्स का जो है भागी ना ही नहीं होगा, और जो उस अपराध के लिए जो किए जाने के समय के प्रविध विधि के अधीन आरोपित की जा सकेगी। यानी पहली कंडीशन ये कहा गया है। पहली कंडीशन में ये कहा गया, कहने का तात्पर्य ये है कि किसी व्यक्ति को जो कोई अपराध है या कानून का कोई अतिक्रमण नहीं करता जब तक उसने अपराध नहीं किया है, और उसके भाग का भागी भी नहीं होगा, जो उसने अपराध किए जाने के समय वो प्रविध विधि के अधीन जो है आरोपित की जा सकती है। वो अगर विधि के अधीन वो कार्य, विधि के जो विपरीत कार्य किया है, यानी लॉ के जो है विपरीत कार्य किया, जो स्टेट ने लॉ बनाया उसके अधीन वो कार्य करता, तो अपराध है। और अपराध जब तक आरोपित हो जाता है, यानी अपराध कब कहा जाता है किसी व्यक्ति को जो है अपराध है, जब कोर्ट जो है उसे जो है दंडित कर देता है, तो उसे कहा जाता अपराधी कहा जाता। कोर्ट जब तक उसे दंडित नहीं कहा जाता तो उसे क्या कहा जाता है? अभियुक्त कहा जाता है, अपराधी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। अब दूसरी बात ये कहता है कि दोहरी क्षति नहीं है, यानी दोहरी क्षति नहीं, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध में क्या है, अगर उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, आरोप जो है एक ही अपराध के लिए लगाए गए हैं, और उसे उस आरोप में दोषी पाया जाता है, जो एविडेंसेस आते हैं, साक्ष्य जो आते हैं, उसके तहत वो दोषी पाया जाता है और दंडित किया जाता है, फिर उसे जो है उसी मामले में दोबारा जो है दंडित नहीं किया जाएगा। ये दोहरी क्षति नहीं होगी। ठीक है। अब स्व अभिशंसन नहीं, यानी सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है, यानी किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त को किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी किसी अपराध के लिए अभियुक्त को जो है किसी व्यक्ति को स्वयं कहा जाए कि आप साक्ष्य दीजिए अभियुक्त को, या अपने विरुद्ध साक्ष्य होने के लिए बाध्य नहीं किया जाए कि आप साक्ष्य दे ही दे, नहीं देंगे तो आपको दंडित किया जाएगा, तो ये बाध्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको जो है सेल्फ इंक्रीमेंट का जो है राइट प्राप्त है। और उसके बाद में कहा है कि एक पूर्व पद का प्रभाव कानून वो है जो पूर्व व्यापारी प्रभाव से दंड सदरोपित करता है, अर्थात किए गए कृत्यों से या ऐसे कृत्य जो दंड को बढ़ावा देता है। अब अनुच्छेद 20
अनुच्छेद 20 के पहले यह प्रावधान है कि अंतर्गत इस तरह के क्रियान्वयन पर रोके। हालांकि इस तरह की सीमाएं केवल आपराधिक कानूनों में ही है, न कि समान सिविल अधिकार कर कानून में है। दूसरे शब्दों में जन उत्तरदायित्व तो एक बार व्यापक रूप से लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस तरह की व्यवस्था अपराध, दोष या सजा सुनाए जाने के मौके पर आपराधिक कानूनी प्रभावी रहता है। अंततः सुरक्षा व्यवस्था के तहत बचाव के मामले में एक व्यक्ति को सुरक्षा की मांग के आधार पर नहीं जा सकती है। दोहरी छत के विरुद्ध सुरक्षा का मामला सिर्फ एक ही कानूनी न्यायालय और न्यायिक अधिकरण में उठाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में ये विभागीय या प्रशासनिक सुनवाई में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये न्याय प्रकृति का नहीं है। जो है कहता है कि दोहरी क्षेत्र के विरुद्ध सुरक्षा का सिर्फ मामला एक कानूनी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण में ही उठाया जा सकता है। क्या उठाया जाएगा? न्यायालय और या न्यायिक अधिकारी ट्रिब्यूनल में भी उठाया जा सकता है। दूसरे शब्द में कि अगर डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई हो जाती है तो सुनवाई लागू होती है, क्योंकि ये न्यायिक प्रकृति के नहीं होते हैं। उसके बाद कहा कि स्व अभिशंसन के संबंध में मौखिक और प्रलेखीय साक्ष्य दोनों संरक्षण प्राप्त हैं। हालांकि इसमें विस्तार नहीं दिया गया। लिहाजा भौतिक विषय की आवश्यकता, उत्पादन, अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर, रक्त जांच करने की अनिवार्यता, इसमें सब आता हो, दे या न दे, हस्ताक्षर या रक्त जांच करने की अनिवार्यता, किसी भी इकाई के प्रदर्शन करने की अनिवार्यता। इसके अलावा इसका विस्तार केवल आपराधिक सुनवाई पर ही हो सकता है, जो आपराधिक प्रकृति का नहीं होता है। तो ये मैंने अब तक जो है आपको जो है फ्रीडम की बात कही, और उसके बाद में मैंने जो है आर्टिकल 20 की बात कही। आर्टिकल 20 में जो है 3 पॉइंट को हमने आपको बताया क्या है, वो भी आपको हमने बताया कि जो है आप ये देख रहे हैं अपराध के लिए दोषित के संबंध में संरक्षक, जो अपराध के दोषित होते हैं उसके संबंध में संरक्षक की बात कही। हमने आपको 3 पॉइंट बताया, यानी कोई पूर्व या पद प्रभाव कानूनी नहीं है। दूसरे पॉइंट ये कहा कि इसमें जो है दोस्तों मैं यहीं से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।